देखिए, हमने सेरेवस्की के सिद्धांत में वायु शक्ति को विशेष महत्व दिया था। उसी में अगले हम बात करेंगे कोहेन की शक्ति की। कोहेन ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेरेवस्की की जो बुक्स थी वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपकी वो सेरेवस्की के द्वारा दोनों जो बुक बताई गई थी जिसके द्वारा उन्होंने अपना सिद्धांत बताया था, एक तो उनकी जो बुक थी उसमें एक तो है उनकी बुक का नाम 1950 में आई थी और एक 1944 में आई थी सेरेवस्की की 1942 में, विक्ट्री थ्रू एयर पावर के अकॉर्डिंग। सेरेवस्की की बुक बता रही हूँ मैं। देखिए 1942 में जो आई थी उनकी बुक आई थी पहली बुक तो इनकी 1942 में आई थी, फर्स्ट बुक थी इनकी। और इसी में इनके विचार जो है मिचेल से बहुत मैच खाते थे। मिचेल महोदय से काफ़ी प्रभावित थे तो उनके विचारों से आए थे। दूसरी बुक इनकी जो आई थी दूसरी इनकी थी एयर पावर की टू सर्वाइवल। मैंने ईयर यहाँ लिखना होगा, ये 1950 में आई थी। तो फर्स्ट बुक ये है, सेकंड बुक तो इनकी ये दोनों बुक भी आपको ध्यान रखनी है, विक्ट्री थ्योरी एयर पावर और दूसरी थी एयर पावर की टू सर्वाइवल। ये दोनों इनकी मेन बुक हैं सेरेवस्की की। तो सेरेवस्की का सिद्धांत तो उसमें जो था मैं आपको बता चुकी हूँ। अगले हम बात कर रहे हैं कोहन के सिद्धांत की। इनका पूरा नाम है, अगला सिद्धांत है S.B. कोहेन। ठीक है, S.B. कोहेन का सिद्धांत है। अमेरिका के थे ये ध्यान रखना है, कई बार स्कूल्स पूछ लेते हैं किस स्कूल से थे। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से थे ये। और क्लार्क विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इसके अलावा ये भूसामरिक अध्ययन के इनकी काफ़ी इनकी जानकारी थी, भूसामरिक अध्ययन में इनका काम था। भूसामरिक अध्ययन में कार्य, विशेष रुचि थी इनकी इसमें। और जब भूसामरिक आ गया तो आप समझ लीजिए भूसामरिक मतलब भू राजनीति और राजनीति से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। ये उस समय ग्रेजुएशन जहाँ से क्लार्क यूनिवर्सिटी में स्कूल जो निदेशक के पद पे भी रहे थे। और इन्होंने हृदय स्थल जो मैकिन्डे ने हृदय स्थल की बात कही थी और उनके मॉडल को पूरी तरह क्या किया, बदल दिया और उसको उनके सिद्धांत को बदल के इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। सीधी सी बात है, हार्टलैंड थ्योरी को चेंज करके दिया था। और इन्होंने जब संशोधन किया तो इन्होंने जो संशोधन करके मॉडल दिया उस पर भी कई सारे क्वेश्चन उठ गए थे। लेकिन फिर भी इनकी जो बुक है, मैं बुक बता देती हूँ। इनकी जो बुक आई थी वो है ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन आ डिवाइडेड वर्ल्ड। 1963 में इनकी बुक आई थी, ये फर्स्ट बुक थी। इन्होंने इसमें संपूर्ण विश्व की बात की थी, संपूर्ण विश्व में सामरिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ आपके व्यूज़ जो दिए थे। और इन्होंने इसी बुक में अपने संपूर्ण विश्व को 10 भागों में बांटा था। इसको सीधी सी कह सकते हैं, संपूर्ण विश्व को 10 भू राजनीतिक प्रदेशों में बांटा। ठीक है, 10 रीजन्स इन्होंने जोन सेलेक्ट किए थे और उनके नाम दिए थे। उसमें मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ, कैरेबियन क्षेत्र एवं आंग्ल
अमेरिका, पहला। ठीक है, सेकंड की बात करें, अमेरिका की बात चलें तो अमेरिका से ही चलते हैं, दक्षिण अमेरिका। थर्ड, सामुद्रिक यूरोप, इसका मतलब अंध महासागर वाला क्षेत्र आ गया। सामुद्रिक यूरोप का मतलब यूरोप में जाएंगे, अमेरिका से यूरोप जाने के लिए बीच में अटलांटिक ओशियन पड़ेगा तो सामुद्रिक यूरोप आ जाएगा। चौथा है सहारा से दक्षिण अफ्रीका। सहारा वाला जो क्षेत्र मैंने अभी मैप में आपको बताया था ये अफ्रीका है, और अफ्रीका में ये हिस्सा सहारा का है तो इसका दक्षिण वाला भाग, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, कैरेबियन सागर वाला मैं अभी डायग्राम सारा बता ही दूंगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें। हृदय स्थल एवं पूर्वी यूरोप, तो आप ध्यान से देखें तो ये मैकिंडर वाला आ गया क्षेत्र, मैकिंडर वाला क्षेत्र आ गया, जो मैकिंडर ने पूर्वी यूरोप वाली बात करी थी और हार्टलैंड की बात करी थी। तो एक तरीके से मैकिंडर वाली थ्योरी को इन्होंने इसमें अपनाया है। मध्य पूर्व का क्षेत्र, मध्य पूर्व का मतलब कौन सा आ जाता है अपना, अरेबिया वाला पार्ट, जो ईरान इराक वो वाला पार्ट आ जाता है, मध्य पूर्व वाला क्षेत्र वो आ जाता है। सातवें में आ जाएगा पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन से आ जाते हैं, जापान वाला पार्ट अपना, कोरिया वाला पार्ट, वो पूर्व वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, ये तो हो गए 7। अपने 10 क्षेत्र हैं। ओशेनिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितने भी छोटे छोटे द्वीप है ना वो ओशेनिया कहलाते हैं। ठीक है, ओशेनिया एवं अपतटीय एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया, और 10वां और आखिरी अपना जो एशिया के पार्ट गए दक्षिण एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया आ गया, लास्ट रह गया संपूर्ण एशिया आ गया, दक्षिण एशिया जिसमें हमारा भारत आ जाता है। दक्षिण एशिया वाला पार्ट सीधे सीधे भारत वाला हिस्सा। तो उन्होंने संपूर्ण विश्व को इन 10 भू राजनीति प्रदेशों में बांटा और हर प्रदेश का एक महत्व बताया। इसमें कुछ क्षेत्र उन्होंने बताए कि विश्व में बहुत बड़ी शक्ति हैं, कुछ छोटी शक्ति के क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इन दोनों के मध्य बीच में दीवार का काम कर रहे हैं या एक दूसरे को संसाधन आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं, और कुछ क्षेत्र उन्होंने ऐसे बताए जो अपने आप में एक अलग शक्ति के रूप में अब भविष्य में क्या हो सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, भविष्य में एक अलग शक्ति के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये टोटल उन्होंने 10 क्षेत्र बताए और इन 10 क्षेत्रों के कारक भी बताए, इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने इन क्षेत्रों को देखिए कोहेन ने 2 वृहद भूसामरिक प्रदेशों में बांटा था। वृहद सामरिक प्रदेश में बांटा। मैं आपको कह रही हूँ जैसे हमने 10 पार्ट्स किए, इसके भी इन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए थे वृहद से। एक तो इन्होंने बांटा था व्यापार के आधार पे, ठीक है, 2 वृहद सामरिक क्षेत्र हैं। तो एक तो हो गया इनका व्यापार के आधार पे, जिसमें व्यापार के आधार पे भी बात करूंगी तो एक तो होगा सामुद्रिक व्यापारिक क्षेत्र, या जिसको अपन कह सकते हैं शक्ति। समुद्र के द्वारा जो व्यापार किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा यूरेशियाई, यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र, महाद्वीपीय विश्व। ठीक है, ये यूरेशिया और ये दोनों आ जाएंगे।
इसके भी यूरेशिया महाद्वीपीय वाले तो एक मैकिंडर याद आ गया, आप मैकिंडर वाले ही काम कर रहा है। पूर्वी यूरोप और हृदय क्षेत्र, यूरेशिया में यही दोनों पार्ट आ रहे थे, तो इसमें हम उसे मेंशन कर देंगे। ये तो पूर्वी यूरोप क्षेत्र या पूर्वी यूरोप के संग प्लस अपना आ जाएगा पूर्वी एशिया वाला पार्ट भी आता है। इसमें आ ही गया था अपना तिब्बत तक का क्षेत्र, मंगोल तक का ले लिया था, तो पूर्वी वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया था। तो तकरीबन पूरा का पूरा इसमें तो वही क्षेत्र आ जाएगा। अगर मैं व्यापार के आधार पे इस पे बात करूं तो इसके भी पार्ट हैं, मैंने अभी आपको लिखे थे, आंग्ल अमेरिका, ठीक है, आम्ल अमेरिका और एवं कैरेबियन। अभी फर्स्ट जो था कैरेबियन क्षेत्र, एक तो इसमें वो आ जाएगा, 5 पार्ट आएंगे। इसके कितने पार्ट हैं? 5, ठीक है। इसमें ये 2 आ रहे हैं, दोनों के दोनों, तो इसमें एक तो ये आ जाएगा। फिर अपना क्या, सामुद्रिक यूरोप, जो 10 में से 5 हम इसमें ले लेंगे। दक्षिण अमेरिका, अप तटीय एशिया, और ओशिनिया वाला पार्ट मैंने बताया था, एवं ओशिनिया, ठीक है। और एवं अगर लास्ट की बात करें, दक्षिण एशिया, मतलब भारत वाला हिस्सा। मैंने दक्षिण एशिया का नाम आते ही आपको भारत सीधे सीधे इसमें सम्मिलित कर लेना है, ठीक है। तो ये तो इसके हो गए, किसके, व्यापार के आधार पे पार्ट करेंगे। अब लेकिन इनके बीच में भी कई बार जोन, मैंने कहा था ना, दोनों को जोड़ने, जैसे राज्य, भारत की बात करें, भारत में राज्य हैं, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संसाधन लिए जाते हैं, व्यापारिक क्रियाएँ होती हैं, धार्मिक क्रियाएं भी होती हैं, बहुत सारे का राजनीतिक क्रियाएं भी होती हैं, तो वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के भी आधार होते हैं। तो इसी तरीके से इसके बीच में एक मध्य पेटी भी पाई जाती है, जो कि मध्य एशिया वाला मैंने आपको 10 पार्ट्स में बताए थे। तो 2 राजनीतिक भूगोल के मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है वो छितरा हुआ है, ना तो वो इनमें आता है ना उनमें आता है। अफ्रीका वाले के पार्ट को अरेबिया एक तरीके से मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो छितरा हुआ क्षेत्र है, वो अपने आप में अलग अलग उनकी चलती है प्रक्रिया है, ठीक है। क्षेत्रीय मेरिका के अंदर काम करते हैं। तो कोहेन ने मुख्य रूप से 2 पार्ट बांट दिए थे। तो एक तो सामरिक के अलावा भविष्य में एक और था, भूसामरिक प्रदेश। एक तो ये तो सामरिक हो गए जिनमें ये 2 पार्ट्स हमने कर दिए, एक भूसामरिक प्रदेश और उन्होंने बताया, जिसमें आपका हिंद महासागर वाला भाग, हिंद महासागर आपको पता है, भारत के दक्षिण वाले हिंद महासागर, ये पठारी क्षेत्र आ जाए, महासागर, ये पठारी क्षेत्र, पठार वाला हिस्सा इसमें इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे हम जो बात करेंगे इसमें, क्योंकि भविष्य में इसकी विकसित होने की संभावना उन्होंने की थी, और भूतपूर्व कॉमनवेल्थ एरिया जो आता है ना, वो इसी के अंतर्गत आ जाता है, तो वो भी इन्होंने, ये तो उन्होंने स्टार्टिंग में 10 क्षेत्र और किस में क्या क्या शामिल किया जाएगा ये उन्होंने बात की थी, जब उन्होंने स्टार्टिंग में अपना सिद्धांत 1963 में देना शुरू किया था। लेकिन इसी सिद्धांत में 1982 में इन्होंने सुधार किया था, ठीक है। 1982 में सिद्धांत में संशोधन, कोहन ने, जो कमियां रह गई थी बाद में कि ऐसे क्षेत्र भी थे जो धीरे धीरे आज विकसित नहीं थे लेकिन भविष्य में विकसित होने की उनकी संभावनाएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1982 में अपने सिद्धांत को क्या किया, दोबारा संशोधित किया था। और इसमें इन्होंने जो अफ्रीका का वाला हिस्सा, सहारा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका जो था, वो तीसरी छित्री मेखला, छित्री मतलब 2 क्षेत्रों के बीच में जो अन्य क्षेत्र होते, छित्री मेखला के बारे में बात की। और उन्होंने कहा था भू राजनीतिक क्षेत्र में ना केवल अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जापान भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि जापान है, चीन है, यूरोप है, ये विश्व महाशक्तियों के रूप में इनकी विकास होगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से अगर समझें,
ये हम अगर क्षेत्रों की बात करें तो ये अपना अंटार्कटिका वाला आ जाएगा, ठीक है। अमेरिका वाला हिस्सा भी यहाँ जोड़ लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है अपने सामने। अब उन्होंने इस मैप को भी कई पार्ट्स में बांटा था। उन्होंने मुख्य शक्ति के रूप में जो बात करी थी, चीन, रूस, यूरोप, ठीक है, जापान, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये तो इन्होंने कहा था प्रथम श्रेणी की शक्तियां हैं। जो मैं इंडिकेटर बना रही हूँ ये है प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ, जिनको इन्होंने महाशक्तिशाली बताया, जिनका पूरा व्यवस्था पूरे विश्व को नियंत्रित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। सॉरी, ये वाला क्षेत्र पुर्तगाल, फ्रांस। उसके बाद छोटे छोटे इंडिकेटर बना रही हूँ मैं, ठीक है। एक छोटा यहाँ हो जाएगा यूरोप के उत्तरी वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा गिनी तट अफ्रीका का, यहाँ अल्जीरिया वाला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। देखिए, कोहन ने कुछ क्षेत्रों को बहुत ही मुख्य माना। उन्होंने कहा था विश्व राजनीति में कुछ क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी वजह से उन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं वर्तमान में और आने वाले समय में भी वो क्षेत्र विश्व में एक विशिष्ट शक्ति लेके सामने दिखाई देंगे। उसमें से मैंने आपको कहा था प्रथम श्रेणी की शक्तियों में आपका यूरोप का ये वाला क्षेत्र आ गया, जिसमें आपका पुर्तगाल है, जर्मनी है, फ्रांस है, इधर इटली वाला पार्ट है, सिंगापुर। ये वाले पार्ट जो होते हैं उन्होंने यूरोप के बताए। इसके बाद इन्होंने बड़े क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र इन्होंने रशिया बताया, चीन, जापान और यूएसए। ये तो इन्होंने मुख्य क्षेत्र बताए जहाँ पे विकास वर्तमान में है, क्योंकि उस समय मुख्यतः सिर्फ दो ही शक्तियाँ कार्यरत थी, एक तो यूएसए की और एक रशिया की। लेकिन 1990 के बाद रूस का जो 12 राष्ट्र संघों में विघटन हो गया, उसके बाद उसकी शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। तो कोहेन ने जब ये सिद्धांत दिया था तो उनका मूल उद्देश्य था कि रशिया को घेर लो, वरना वो अपनी शक्ति का विस्तार चारों तरफ करेगा और अन्य क्षेत्र कमज़ोर दिखाई देंगे। तो उनकी पूरी की पूरी रणनीति रशिया को घेरने की थी, जो कि एक तरीके से देखो युद्ध की ओर अग्रसर करने वाली बात थी। आप किसी क्षेत्र को, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को आप घेरोगे तो कहीं ना कहीं वो भी विद्रोह करेगा और उसके अगेंस्ट में क्या होगा, क्योंकि इस पर शक्तियाँ तो थी तो लड़ाई का कारण हो सकता था। लेकिन साथ में जब उन्होंने देखा कि नहीं अभी भी शक्ति है, तो उन्होंने कहा बजाय युद्ध करने दोनों को क्या करना चाहिए, एक मंच पे आके बात करनी चाहिए, सहयोग की बातें करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि नहीं, जब रशिया का विघटन हो गया और तरफ भी उन्होंने
संसार की तरफ ध्यान दिया कि अन्य क्षेत्र, जैसे जापान ने डेवलपमेंट कर लिया था टेक्नोलॉजी में, उसके साथ यूरोप के देश आ गए थे, चाइना डेवलप कर चुकी थी, तो इन क्षेत्रों को भी उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाले समय में ये क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्रों के रूप में और शक्ति संपन्न क्षेत्रों के रूप में हमारे सामने आएंगे। इसके बाद उन्होंने द्वितीय श्रेणी के जो क्षेत्र शक्तियाँ ली, उसमें देखिए भारत भी आता है, ऐसा नहीं कि भारत नहीं है, उसमें मैं आपको भारत भी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि भारत भी आता है। भारत दो तरीके से, एक तो स्वतंत्र भू राजनीति का क्षेत्र भी है और द्वितीय श्रेणी की शक्ति, दोनों में आता है। देखिए स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि अपनी खुद की अगर कोई भी कंट्री उसको ज़्यादा प्रेस्टाइज करती है, क्योंकि हम देखिए इंडिया में और हमें पता है संसाधनों में हम संपन्न हैं, पॉपुलेशन में हम संपन्न हैं, और जिस कंट्री के पास पॉपुलेशन पावर होती है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है। तो इस वजह से हमारे पास एक अपना एक स्वतंत्र भू राजनीति है। हम किसी के भी आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते हैं जब तक कि वो हमारे मामलों में ना दें, और ना हमने ये अधिकार दिया हुआ है कि कोई हमारे आंतरिक मामलों में हमें हस्तक्षेप करे। तो ये हम अपनी राजनीति पे चलते, किसी को हम किसी के अगेंस्ट काम नहीं करते, हम किसी पे जाके आक्रमण नहीं करते। लेकिन हाँ, बाह्य आक्रमण भारत में हमेशा से हुए हैं और जब जब आक्रमण हुए तो उसका जवाब भारत ने दिया है। तो ये राजनीतिक तौर से देखें, चीन ही नहीं, वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में सब पूरे विश्व पटल पे दिखाई दे रहा है। आप कई मायनों में इकोनॉमिक में देख लीजिए, सामरिक महत्व में देख लीजिए, पॉपुलेशन में देख लीजिए, रिसोर्सेज में, टेक्नोलॉजी में, देखिए सॉफ्टवेयर में इंडिया का बहुत अच्छा कमांड है वर्ल्ड में। तो एक तरीके से भू राजनीति है। तो उन्होंने कहा था ये क्षेत्र तो है, लेकिन आने वाले भविष्य में जहाँ संसाधन है, जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पॉपुलेशन है, वो क्षेत्र भी आने वाले समय में विकास करेंगे और शक्तिशाली देश के रूप में हमारे सामने आएंगे। तो उसमें उन्होंने ये वाला स्कैंडिनेविया वाले क्षेत्र जो है ये लिए। इसके अलावा यहाँ आ जाए हमारे मैक्सिको है, वेनेजुएला है, इसके अलावा आपका अर्जेंटीना है, क्योंकि यहाँ क्या है, संसाधन है। संसाधन चाहोगे भाई, जहाँ आपको संसाधन मिलेगा वहीं आप काम करोगे, काम रोजगार मिलेगा, आय होगी तो आपका आर्थिक स्तर अच्छा होगा। जब आपका आर्थिक स्तर अच्छा होगा तो राष्ट्रीय आर्थिक स्तर भी अच्छा हो जाएगा, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो वो क्या है, अब वर्तमान में उन्होंने ये नहीं कहा तो युद्ध के आधार पर हम किसी क्षेत्र की शक्ति के बारे में गणना करेंगे। उनका मानना था किसी क्षेत्र का जैसे जैसे समय बदल रहा है, शक्ति दिखाने का मतलब है वो कितना ज़्यादा संपन्न है टेक्नोलॉजी में, मनी में, वहाँ की जनसंख्या में, उसके बारे में, हेल्थ में, एजुकेशंस में, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की थी उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने दक्षिणी इसके अफ्रीका की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका वाला पार्ट, नाइजीरिया और अल्जीरिया वाला पार्ट इन्होंने इसमें मेंशन किया था कि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो आने वाले समय में क्या करेंगे, जो प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ उनके समकक्ष आके खड़े हो सकते हैं अगर इन पर टेक्नोलॉजी और समय के साथ साथ इनमें बदलाव होगा, इनके पास कार्य करने की क्षमता होगी, ये लोग ध्यान देंगे अपने क्षेत्र के संसाधनों पर, ये भी एक शक्ति संपन्न राष्ट्र दिखाई देंगे। तीसरी श्रेणी के उन्होंने कहा था द्वार राज्य। द्वार राज्य मतलब दो क्षेत्रों के बीच में आने जाने का रास्ता जो क्रिएट करें। तो देखिए यूरोप और रशिया, उस समय यूरोप और रशिया यूरेशिया कहलाती थी, उनके बीच में एक मध्य पेटी क्षेत्र आ गया था जो कि यहाँ के जो भी आएगा बंदरगाही क्षेत्र से सामान वो इस क्षेत्र में आएगा, यहाँ का सामान यहाँ आएगा, चाहे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो या रोजगार का आदान प्रदान हो या आपसी सहमति का या कि विचार विमर्श की बात हो। तो ये ऐसे क्षेत्र जो इस मध्य पेटी में आ गए उनको उन्होंने नाम दिया द्वार क्षेत्र, जो कि दोनों के बीच कनेक्टिविटी लाते हैं, सहयोग लाते हैं, दोनों के विचार रखने की बात रखते हैं। तो वो ऐसे क्षेत्र को उन्होंने कहा द्वार राज्य क्षेत्र, जो यूरोप में आ गए थे। लेकिन इसी में एक आ गई छितराव मेखला, इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिमी एशिया के क्षेत्र, जिसमें आपका कौन सा पार्ट आ जाता है, अरेबिया वाला, ईरान, इराक, अरेबिया वाला पार्ट जो ये कंप्लीटली जो आता है ये आता है हमारे छितराव। छितराव क्यों है, देखिए डेजर्ट एरिया एक तरीके से देखा जाए अरेबिया, लेकिन यहाँ पेट्रोल बहुत अच्छा है मात्रा में, लेकिन पेट्रोल होते हुए भी खुद नहीं निकालते हैं। यहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजी है पेट्रोल निकालने के, जितने भी संयंत्र हैं, या तो वो यूएसए के, रशिया के हैं, चीन के हैं या जापान के, और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो जापान की काम करती है, ठीक है। तो यहाँ उसमें उनका क्या है, पार्टनरशिप है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि उनके पास पेट्रोल के कुएं हैं तो संबंध हैं। देखिए आज सबसे ज़्यादा अगर पैसे और सबसे ज़्यादा लग्जरी लाइफ की बात करते हैं तो हम दुबई की बात करते हैं, तो दुबई भी कहाँ था, लेकिन ये क्या है सब क्षेत्रों से, यहाँ अफ्रीका का पार्ट आ जाता है, यहाँ से ये अफ्रीका को अलग कर देता है इस पेटी से, भारतीय पेटी से।
दक्षिण एशिया की पेटी से। और दक्षिण एशिया अपने आप में अलग क्षेत्र है, धार्मिक स्थिति से भी देखें, सांस्कृतिक स्थिति से भी देखें या अन्य क्षेत्रों से भी देखें तो ये अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग अपनी स्थिति रखता है। तो क्योंकि ये अपने आप में अलग क्षेत्रीय डेजर्ट एरिया है तो दूर दूर बिखराव है, कंटिन्यूएशन में बसावट नहीं है, तो क्षेत्राव मेखला इससे वजह से कनेक्टिविटी होने में टाइम लगता है। लेकिन अब वर्तमान की बात करें, कोहेन के परिप्रेक्ष्य में नहीं, वर्तमान में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि यहाँ बैठ के हम कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी हम अपने जितने भी असाइनमेंट्स हैं या हमारा बिजनेस है, ट्रिप है, सब हो सकते हैं। तो लेकिन फिर भी एक कनेक्टिविटी का जो कंटिन्यूसली एरिया होता है वो टूटता है, तो इसको कहा क्षेत्राव मेखला, जो कि अफ्रीका और दक्षिण एशिया को अलग करता है, या दक्षिण एशिया और यूरोप को अलग करने का कार्य करता है। तो ये कौन सी अरेबियन बेल्ट आ जाती है। तो इसमें मुख्य तो इन्होंने यही कहे थे, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक और क्षेत्र कहा था उपांतीय मूलक। उपांतीय मूलक कि आने वाले समय में सामुद्रिक संसाधन भी डेवलप होंगे। भाई पहले बात हुई थी हमारी सामुद्रिक शक्ति की, फिर बात हुई वायु शक्ति की, फिर बात हुई हमारी किसकी, स्थलीय शक्ति की, तो सबने अपने अपने विचार दिए। तो उसमें सामुद्रिक शक्ति को भी अगर इंक्लूड किया जाए तो उन्होंने कहा समुद्र में भी बहुत सारे संसाधन हैं और बहुत सारे जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं, अगर वो अपना डेवलपमेंट करेंगे तो आने वाले समय में वो भी विकास का स्तर प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें इन्होंने मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र ले लिया है, ठीक है। फिर अपना समुद्री संसाधन की बात करें तो ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं तो अगेन ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र और ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र आ जाता है। तो इन क्षेत्रों में भी उन्होंने कहा अगर संसाधनों को खोजा जाए, टेक्नोलॉजी लगाई जाए, क्योंकि जितने संसाधन हमारे धरातल पे हैं उससे कई सारे संसाधन सामुद्रिक क्षेत्र में हैं, चाहे वो खाद्य के रूप में कहें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे अन्य जैसे आपके मोती है, सीप है, ये भी एक तरीके के बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, तो उनका भी एक संसाधन रूप जिनको भविष्य में इन क्षेत्रों के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो इन क्षेत्रों को क्या मिलेगा, बैकअप प्लान मिलेगा, जिससे इनकी शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो उन्होंने कहा इनके विकास के साथ साथ इन क्षेत्रों में जहां हमें लगता है विकसित किए जा सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहिए, ताकि विकास की गति बढ़ाई जा सके। और विकास का आधार उन्होंने क्या रखा था, आर्थिक संपन्नता। तो कोहेन का देखिए पूरा का पूरा मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, रशिया के को कमज़ोर करने की बात कही थी, लेकिन क्योंकि भविष्य में उन्होंने देखा कि रशिया का विघटन होने के बाद अन्य क्षेत्र भी डेवलप हो रहे हैं, तो उनको लगा कि नहीं, अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं जाके विमान उड़ा के लेके जाइए उस क्षेत्र को नष्ट करना है, उसके लिए आप जहाँ है वहीं से एक मिसाइल दागेंगे तो क्षेत्र खत्म है। तो मेन पार्ट है आप अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आपके पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी अन्य क्षेत्र आपसे उतने ही दबके रहेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी काम करने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। आप देखिए विश्व में मैं बार बार कह रही हूँ, भारत मेडिकल लाइन में, सॉफ्टवेयर में अपनी एक बहुत अच्छी पहुंच बनाई हुई है, इसीलिए वर्ल्ड में आज भी जो सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, इंडिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत डिमांड होती है, मेडिकल फील्ड में इंडियंस की बहुत डिमांड होती है। तो हमें टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे मस्टली ध्यान देना है। उनका मेन आधार जो था वो था आर्थिक और आपका एजुकेशनल स्टैंडर्ड, लेकिन वर्तमान में वो भी थोड़ा बहुत चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे छोटे ना होकर बहुत बड़ा स्तर हो गया। अभी हम स्थल की बात कर रहे थे, हम अंतरिक्ष तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी की होड़ धरातल पे कम हो गई है, अंतरिक्ष में ज़्यादा हो गई। कितनी मिसाइलें, कितने उपग्रह हैं, और वहाँ पे भी एक तरीके से अंतरिक्ष कचरा तैयार हो गया कि जितने भी हम उपग्रह भेजते हैं एक समय के बाद उनके कैमरे खराब हो जाते हैं और वो धरातल पे आ नहीं पाते, तो वहीं घूमते रहते हैं, तो एक तरीके का कचरा तैयार हो गया है। ये अलग टॉपिक है, जब नए टॉपिक आएंगे उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगी। तो ये हो गई हमारी कोहेन की थ्योरी।